इसके साथ हमने डिस्कस किया था केपी एंड केसी। और इसके साथ एक चीज आपको और मैंने एक्सप्लेन की थी, और वो है फर्स्ट ऑफ थर्मो जो लॉ ऑफ मास एक्शन की एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन है, एक तो प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन है और दूसरा प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। एक एप्लीकेशन कल मैंने पढ़ा दी थी आपको, सेकंड एप्लीकेशन और ली शेटिलर पढ़ के हम कोशिश करते हैं कि आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप करें। लॉ ऑफ मास एक्शन के पढ़नी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। देखेंगे दो हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस है, एक है टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हमने कल डिस्कस किया था, और एक है प्रिडिक्ट द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन अकर्स। एक्सटेंट के माने कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, स्लो रिएक्शन हो रहा है या फास्ट रिएक्शन हो रहा है, उसे कंप्लीट होने में कम टाइम लग रहा है या ज्यादा टाइम लग रहा है। कल आपको ये बात हमने मेंशन की थी कि अगर आपको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पता हो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा केसी की वैल्यू पता हो, तो आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड करेंगे, एक आंसर आ जाएगा। उस आंसर को आप केसी से कंपेयर कीजिएगा। अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो केसी से कम है, तो इसके माने क्या होंगे कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो केसी से ज्यादा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। और अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो केसी के इक्वल है, तो ऐसी सूरत में जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा। ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि अगर तुम्हें केसी की वैल्यू पता हो, अगर तुम्हें केसी की वैल्यू पता हो, तो केसी की वैल्यू अगर तुम्हें पता है, तो आप उसके जरिए इस बात की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, केसी की वैल्यू को देखते हुए आप इस बात की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उसका जो एक्सटेंट है वो क्या है। एक्सटेंट के माने क्या है कि वो रिएक्शन जो है कितने टाइम में होगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, उसे कम टाइम लगेगा, कितना टाइम इसे लग रहा है, इसे हम शो कर सकते हैं। आप बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं केसी की वैल्यू से। अब हमें करना है प्रिडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। वैल्यू ऑफ केसी हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन प्रोसीड। तो हमें ये बात बतानी है कि अगर तुम्हें केसी की वैल्यू पता है, अगर तुम्हें केसी की वैल्यू पता है, तो आप उसे इस बात को शो कर सकते हैं कि केसी की वैल्यू को देखते हुए आप ये बता सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन तीन टाइप्स की होगी। डायरेक्शन जो है वो तीन टाइप्स की होगी, कि या तो वो रिएक्शन जो है जो एक्सटेंट जो है वो थ्री टाइप्स का है, या तो वो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, रैपिडली कंप्लीट हो जाएगा, या वो रिएक्शन जो है बहुत स्लो होगा, या वो रिएक्शन जो है मॉडरेट होगा। तो अगर तुम्हें केसी की वैल्यू पता हो, उस केसी की वैल्यू के जरिए जो है, उस केसी की वैल्यू के जरिए आप रिएक्शन के एक्सटेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास केसी की वैल्यू लार्ज है, इफ वी हैव अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, तो जो अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है, देन इट इज शोज दैट द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड के माने क्या, रिएक्शन रैपिडली कंप्लीट हो जाता है, फास्ट, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन कंप्लीट होगा। अगर केसी की वैल्यू लार्ज है, तो रिएक्शन जो है वो बहुत तेजी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन बहुत तेजी के साथ कंप्लीट होगा। अगर केसी की वैल्यू फास्ट है, तो रिएक्शन बहुत तेजी से कंप्लीट होगा, और वो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन कहलाएगा। और रिएक्शन फास्ट होने के माने क्या है बेटा, जो रिएक्टेंट है वो अनस्टेबल होगा। रिएक्टेंट क्या होगा, अनस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, जब डीकॉम्पोजिशन होती है O3 की, तो O3 से जब O2 ऑब्टेन करते हैं, तो रिएक्शंस माइक्रो सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। और इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू जो है वो 10⁵55 है। इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू है 10⁵55। और इस वजह से O3 जो है वो अनस्टेबल होता है, O3 अनस्टेबल होता है।
और फौरी तौर पर ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा O3 जो है, O3 को हम ओजोन भी कहते हैं और इसे लिक्विड ऑक्सीजन भी कहा जाता है। O3 को ओजोन भी कहते हैं और लिक्विड ऑक्सीजन भी कहा जाता है। तो ये रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है, ये रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के अंदर और रिएक्शन माइक्रो सेकंड में होगा, बिकॉज जो इसका केसी की वैल्यू 10⁵55। तो अगर लार्ज वैल्यू है केसी की तो रिएक्शन फास्टर होगा। अगर केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी है, तो ऐसी कंडीशन में रिएक्टेंट जो है स्टेबल होता है और रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। ठीक है बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड से हम H2 और F2 ऑब्टेन करते हैं। यहाँ Kc की वैल्यू है 10⁻⁻13। Kc की बहुत स्मॉलर वैल्यू है, लिहाजा रिएक्शन स्टेबल होता है और ऑलमोस्ट इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में तकरीबन 2 साल का अरसा लगता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये रिएक्शन 2 साल के अरसे में कंप्लीट होगा। लिहाजा Kc की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है तो वो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, स्लो होगा और रिएक्टेंट जो है वो फेयरली स्टेबल होगा, बहुत स्लो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लास्ट वन कि अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट हो, मॉडरेट ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो इसके माने जो रिएक्शन है वो भी क्या होगा, मॉडरेट होगा और दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन इजीली होगा। लाइक नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर ये अमोनिया बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं और इसके लिए Kc की वैल्यू जो 10 है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है कि नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। ये दो एप्लीकेशंस है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, बिकॉज सेक्शन सी में या सेक्शन बी में दोनों में टॉपिक पूछा जा सकता है। लिहाजा हमने लॉ ऑफ मास एक्शन कंप्लीट कर लिया। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक और है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं और आज आपका चैप्टर नंबर 6 इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक का नाम है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल 1884 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था ली चैटेलियर। इसने जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन का इफेक्ट डिस्कस किया, एस्टैब्लिश किया अ रिलेशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। इस प्रिंसिपल को, इस रूल को, जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेट पर टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन को डिस्कस किया ली चैटेलियर ने, इसे हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहते हैं। देखिए इसकी सिर्फ एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन डिस्कस करनी है, तो लिहाजा इसको समझिएगा अच्छी तरीके से। थोड़ा सा बाज दफा ये मुश्किल टॉपिक बच्चों को लगता है और आप तो माशाल्लाह इस तरह पढ़ रहे हैं, आपको सारे टॉपिक मुश्किल लग रहे होंगे। बहरहाल देखिए अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या है। Then a constraint, constraint कहते हैं बेटा स्ट्रेस। स्ट्रेस के माने हर वो फोर्स जो इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करती है। यहाँ पर स्ट्रेस के माने हैं टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तीन चीजें हैं, टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, इन सबको मिलाकर ली चैटेलियर ने स्ट्रेस का नाम दिया। टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन, इन तीनों को मिलाकर उसे कांस्टेंट या स्ट्रेस का नाम दिया। When stress is applied on an equilibrium system, the system tends to shift in the forward or backward direction so as to undo the effect of the stress. ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम किसी इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर है और इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें, यानी प्रेशर चेंज करें या टेम्परेचर चेंज करें या कंसंट्रेशन चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, करें या कंसंट्रेशन चेंज करें, तो ऐसी सूरत में वो इक्विलिब्रियम स्टेट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। डायरेक्शन चेंज करती है, उस शिफ्ट में
वो शिफ्ट हो जाती है उस डायरेक्शन में जहां स्ट्रेस की वैल्यू मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए, उस डायरेक्शन में वो रिएक्शन अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। और इस तरह ली चैटेलियर ने फर्स्ट टाइम ये बात बताई कि अगर अगर हम प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्वेशन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां ये वैल्यू मिनिमम या मिनिमाइज हो जाए। ठीक है बेटा, कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट पर आने की कोशिश करेगा और वो करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये कोशिश करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहें, लिहाजा जहां उसका उसके अंदर चेंजेस आती हैं तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, आइदर फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा या उसके अंदर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल जो जो ये तीन चीजें हैं जिसको हम कॉन्स्ट्रेंट या स्ट्रेस का नाम देते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे उसका इफेक्ट क्या आएगा, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज चेंज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेस कॉन्सेंट्रेशन। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो उसकी डायरेक्शन कहां पे जाएगी, जहां लेस कॉन्सेंट्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम के माने क्या होंगे कि दोनों की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्योंकि दोनों की सेम है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो अब रिएक्टेंट का रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। और अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स द इन द बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे अगर हम ये आपके पास इक्वेशन की आपके पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इफ मास इफ वाज द एडेड मोर NH3, अगर हम NH3 इंक्रीज कर दें द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इंक्रीज, तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी द रीस्टोर द वैल्यू ऑफ Kc, द रिएक्शन इज शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट अंटिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। लिहाजा जब हम NH3 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रिएक्शन लेफ्ट पर यानी बैकवर्ड रिएक्शन होगा ताकि वो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल कर ले। इस तरह सिंपली याद रखो कि जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां पर कंसंट्रेशन कम हो। ठीक है बेटा। अब आते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लीच एटेलियर, ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इन दो में से देखिए नॉर्मली क्या आता है बेटा, नॉर्मली जो है वो लीच एटेलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आती है और ये दो एप्लीकेशंस हैं, एक हैबर्स प्रोसेस है, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इनमें से एक लाजमी पेपर में आएगा। ठीक है, एक हैबर्स प्रोसेस है, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस में से एक एप्लीकेशन, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, ये लाजमी पेपर में आएगी लीच एटेलियर की स्टेटमेंट के साथ। आवाज क्लियर आ रही है भाई, नेट आ रहा है बेटा, आवाज क्लियर आ रही है, आप अपना जो है वो एंट्री चेक करें। दो प्रोसेस हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है वो दो प्रोसेस हैं, एक जो है वो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है, इसको हम हैबर्स बॉश प्रोसेस या हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। हैबर्स बॉश प्रोसेस या ये कहलाता है हैबर्स प्रोसेस। इसके अंदर क्या होगा, पहले आप इक्वेशन देख लें। हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया गैस हम तैयार करते हैं, N2+3H2 से हम ऑब्टेन करते हैं NH3 और डेल्टा H की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। नेगेटिव के माने क्या होंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है और ये रिएक्शन कौन सा होगा, ये रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन होगा।
अब जरा देखें, आपके पास ये आना है कि आपको ये बताना है कि हमें मैक्सिमम अमोनिया ऑब्टेन करना है, हमें अमोनिया का मैक्सिमम अमाउंट हासिल करना है। तो अगर हम अमोनिया का मैक्सिमम अमाउंट हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या रखनी है। कंडीशंस के माने क्या हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है या सेम रखना है, प्रेशर हमें बढ़ाना है या कम करना है, टेम्परेचर में इजाफा करना है या कमी करनी है। ये तीन कंडीशंस आपको फिलफिल करनी है और एज वेल एज हमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है। तो कौन सा करना है? कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं उसको हम कहते हैं, उन कंपाउंड्स को हम कैटलिस्ट कहते हैं। लिहाजा इन रिएक्शंस में आपको ये बताना है कि अगर आप मैक्सिमम अमोनिया हासिल करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट आप हासिल करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये बताना है कि आपने कंडीशंस कौन सी फॉलो करनी है। लिहाजा अब जरा देखिएगा कि हमारे पास इसके अंदर क्या है बेटा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। और अगर आप नोट करें, ये जो वैल्यूज लिखी हुई है, नाइट्रोजन के साथ 1 है, हाइड्रोजन के साथ 3 है, अमोनिया के साथ 2 है, ये इसका वॉल्यूम है। ये कल भी आपको मैंने बताया था। तो अब अगर आप रिएक्टेंट का वॉल्यूम देखें तो नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम है और हाइड्रोजन के जो वॉल्यूम है वो 3 है। लिहाजा रिएक्टेंट का जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या हो गया, 4। 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन है, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम हो गया 4 हो गया और प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या है, 2। अब इसमें दो तीन बातें, नंबर 1, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है और हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल करना है, प्रोडक्ट का अमाउंट हमें ज्यादा हासिल करना है। तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रखना है, टेम्परेचर क्या रखना है और प्रेशर क्या रखना है। बेटा बाकियों को आवाज क्लियर आ रही है, बच्चे बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है, आप चेक करें, आप चेक करें। ओके तो अब देखें, इसका वॉल्यूम जो है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा है। अब हमें देखना है कि हमें कंडीशंस क्या अप्लाई करनी है टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे पहले आप जाते हैं। अगर ली चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें। टेम्परेचर क्या करेंगे, सिंस दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और decrease in temperature shift the equilibrium to right, giving the greater yield of ammonia. ठीक है, although the yield of ammonia will be maximum at very low temperature, but lowering temperature also decrease uncommercial। यहाँ जो हम टेम्परेचर रखते हैं बेटा, वो टेम्परेचर क्या होता है, 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर आपने ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, इसमें से एमसीक्यूज भी आता है। अब ये याद रखना, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें उस रिएक्शन में मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल करने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल करने के लिए टेम्परेचर को टेम्परेचर को हमें डिक्रीज करना होगा। और हैबर्ट्स प्रोसेस का जो फिजिबल टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये है 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब हम अमोनिया की प्रिपरेशन करेंगे तो हमें टेम्परेचर 450 से 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होगा ताकि हम मैक्सिमम अमोनिया हासिल कर सकें। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। बाद
और बाकी इसके अंदर देखें ये तमाम चीजें हैं। इसके अंदर क्या है कि अगर 90 पर अगर हम टेम्परेचर 200 रखते हैं, अगर हम टेम्परेचर रखते हैं 200 तो 90% अमोनिया हासिल करेंगे। अगर हम टेम्परेचर ये 400 है बेटा, ठीक है ना, अगर 400 होगा तो 90% आ जाएगा, 200 पे 47 पॉइंट, 600 पे 13.8, 700 7.3, ये अमोनिया का की परसेंटेज है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि इसमें देखें कि जो वॉल्यूम है, इसमें क्योंकि वॉल्यूम जो है वो रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, इस वजह से हम इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज करते हैं। और प्रेशर कितना होगा, तकरीबन 100,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हम इसमें लेकर जाएंगे। तो 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है वो मैक्सिमम अमोनिया हासिल करेंगे। अमोनिया के लिए क्या करना है बेटा, टेम्परेचर 400 से 450 होगा और प्रेशर जो है वो 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम मैक्सिमम अमोनिया हासिल करेंगे। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देखिए क्योंकि दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट नहीं होगा। सर समझ में नहीं आ रही है सर मुझे। करते हैं तो हमेशा फिक्स रेशियो से रिएक्ट करते हैं, इस वजह से वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हैबर्स प्रोसेस के अंदर है, और इसके बाद कैटलिस्ट जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं आयरन कंटेनिंग मॉलिबेडेनम इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। चार फैक्टर्स आ गए। पहला फैक्टर कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन की कोई नीड नहीं है, कंसंट्रेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर इसका कम करेंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर होगा 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर इसका इंक्रीज करेंगे 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कैटलिस्ट यूज करेंगे आयरन विद मॉलिबेडेनम। इन कंडीशंस को अगर अप्लाई करेंगे तो हम मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, मैक्सिमम अमोनिया हासिल करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद जो है ये हमारे पास है जनाब, ये हमारे पास है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये कॉन्टेंट नहीं है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये कहलाता है। इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। रिएक्शन हमारे पास है 2SO2O2 से 2SO3 और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दो बातें कॉमन आ रही हैं इसमें। यहाँ वॉल्यूम देखें, रिएक्टेंट का 2 और ये 1 फ्री वॉल्यूम है और प्रोडक्ट का 2 वॉल्यूम। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम टेम्परेचर कम करेंगे। अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, तो हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है, तो प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ सेम कंडीशन है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम है प्रोडक्ट से, तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमें टेम्परेचर यहाँ कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा और प्रेशर हमें इंक्रीज करना होगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं, यहाँ देखिएगा ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वही सारी बातें, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है लिहाजा टेम्परेचर इसका हमें रिड्यूस करना है और इसका टेम्परेचर भी क्या होगा 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। जहां भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसका टेम्परेचर हम कम करेंगे फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट का ज्यादा अमाउंट हासिल करने के लिए हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो कम करेंगे। इसका जो टेम्परेचर है 450 से 400 से 450 होगा। प्रेशर, क्योंकि रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। जनरली जो प्रेशर इंक्रीज करते हैं वो 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 2 से और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, इसमें हम क्या ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे इतना मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। अगर दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं
अगर दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन का इम्पैक्ट नहीं होगा। बट एक रिएक्टेंट एक कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो वहां कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट में इजाफा हो जाएगा। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ये एमसीक्यूज में आता है। यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 है। ठीक है बेटा, ये दो इसकी एप्लीकेशंस हैं। इनमें से एक लाजमी पेपर में आती है, दो एप्लीकेशंस है एक पेपर में आती है। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसमें न्यूमेरिकल्स ऐसे हमने अभी फिलवक्त नहीं पढ़ा, आई थिंक वो रिड्यूस में है। हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जो है वो शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8। वो भी छोटा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप घर पे स्टडी करना शुरू करें, चैप्टर्स हम फटाफट कंप्लीट करवा रहे हैं, घर पे आप स्टडी करना शुरू करें। तो हम आज इंशाल्लाह ताला हमारा चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। बाकी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास समझने के ऑनलाइन जो भी कंडीशन के लिहाज से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लिहाजा अब नेक्स्ट क्लास में अगर फिजिकल या जो भी हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके जी, दैट्स ऑल टुडे।